हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। सो ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपने ये 4 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट किए हों, क्वेश्चन सॉल्व किए हों, अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी हो, नोट्स ज़रूर बना रखी हो। आज हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 स्टूडेंट्स ने फंक्शन वाले चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। ये क्वेश्चंस वाकई बहुत अच्छे हैं। आप ज़रूर इन्हें सॉल्व कीजिएगा जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ऑन फंक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सब चीज़ें साफ दिखाई दे रही हूँ। इफ f of x is equal to -1 plus modulus of x minus 1 and this function is defined for -1 to 3, ये सीधे सीधे कहें तो ये डोमेन दी है फंक्शन की। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x फ्रॉम -1 to 3। gx को डिफाइन किया गया है gx इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और gx को डिफाइन किया गया है, gx की डोमेन है -2 से 2 तक। देन फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब इस इंटरवल के लिए फाइंड f of g of x, मतलब इस कंपोजिशन को डिफाइन कीजिए इस इंटरवल में, है ना। क्वेश्चन बहुत, यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद से टैकल कर पाएं। अगर आप ये क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब कंपोजिशन को लेकर के, मॉड्यूलस को लेकर के आपका कोर, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा ले रहे हैं तो। मेक श्योर कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पॉज कर रहे हैं और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहे हैं। अब 1-2 बार लगाने के बाद ही सॉल्यूशन पर नजर डालिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो इस इंटरवल के लिए fx ऐसा है, इस इंटरवल के लिए gx ऐसा है, तो इस इंटरवल के लिए f of g of x कैसा होगा। यहां हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना होता तो वो कहता कि फाइंड f of g of x at x is equal to 2, x is equal to -1, x is equal to 0, मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू देता। यहाँ तो x का एक इंटरवल दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इस फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा इस इंटरवल में। मतलब अगर हम डोमेन ये बनाए तो इस डोमेन के लिए इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे इस फंक्शन का स्ट्रक्चर ये है, gx का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो f of g of x का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कैसा दिखाई देगा x के टर्म्स में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि gx कैसा दिखाई दे रहा है आपको। देखिए gx इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब gx से क्यों शुरू कर रहे हैं, आपको लीड कैसे मिल रही है। देखिए f of g of x बताना है मुझे, तो जब तक मैं gx को डिफाइन नहीं करूंगा इस इंटरवल में, मैं पहले gx को डिफाइन करूं, उसके बाद f of g of x को डिफाइन कर दूंगा इस इंटरवल में। यही करना है हमें, तो इसलिए gx से स्टार्ट करना है। पहले तो ये gx डिफाइन करना होगा। gx जो होगा वो f के लिए इनपुट का काम करेगा। आई होप आपको कंपोजिशन की बातें याद हो। सो देखिए मॉड्यूलस की एक बड़ी बेसिक सी, जो मतलब बेसिक क्या, मॉड्यूलस की डेफिनेशन यही है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन से ओपन होता है, और अगर मॉड्यूलस खुद के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होल्ड करता है तो मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन होता है। अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 से ज्यादा और 1 से कम है, मतलब 1 से कम कोई पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखता हूं तो ये अंदर का कंटेंट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो मतलब मैं ये मॉड्यूलस एज इट इज ओपन कर दे रहा हूं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। शायद इस तरह से आपको बात अच्छे समझ में आए। इस इंटरवल के लिए ये चीज पॉजिटिव है, इसीलिए मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। सो gx कैसा हो गया, gx हो गया हमारा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, 1 माइनस x। एंड साथ साथ ये भी बात ध्यान देने लायक है, अगर ध्यान दीजिए अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक है तो gx कहां से कहां तक होगा, ध्यान दीजिए। एंड इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x कहां से कहां तक बिलोंग होगा, बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, ये -1 से 0 तक जाएगा, दोनों और 1 ऐड कीजिए, 1 माइनस x विल बिलोंग्स टू 1, यहाँ ऐड करूंगा ये 0 हो जाएगा, 1 यहाँ ऐड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर x 0 से 1 तक है
तो 1 माइनस एक्स 0 से 1 तक होगा। ओके, अगर x 0 से 1 तक है तो 1 माइनस एक्स भी 0 से 1 तक होगा। यहाँ 1 ऐड किया 0, यहाँ 1 ऐड किया 1। ओके, तो अब आप बताइए 1 माइनस एक्स कौन था? 1 माइनस एक्स तो gx था, तो विच इम्प्लाइज दैट gx बिलोंग्स टू 0 to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये सारी चीज। तो gx हमारा आ गया 1 माइनस एक्स, और gx कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? 0 से 1। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ। मुझे gx चाहिए 1 माइनस एक्स आया है gx, और 0 से 1। So, for x belongs to 0 to 1, है ना, gx also belongs to 0 to 1 and g of x is equals to 1 minus x। ये चीज हमने अभी तक कंक्लूड की है। नाउ f of g of x ये निकालना है। तो पहले fx की बात करते हैं। fx कैसे डिफाइन किया गया था, है ना, fx कैसे डिफाइन किया गया था? Okay, so fx was defined as -1 plus mod of x minus 1। Okay, इसकी डोमेन दी हुई थी। So अगर हम f of g of x की बात करें तो f of gx of x आ जाएगा, f of g of x आ जाएगा। x की जगह क्या लिख दिया? gx, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे mod of g of x minus 1। gx कहाँ से, अगर x 0 से 1 तक है तो gx कहाँ से कहाँ तक था? 0 से 1 तक ही था। आप fx कैसे डिफाइन था? -1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। इसकी डोमेन देखिए, क्या 0 से 1, क्या ये इंटरवल इसकी डोमेन में आ रहा है? क्वेश्चन में देखिए इसकी डोमेन क्या दी हुई थी, उस देखिए कि क्या 0 से 1 इसकी डोमेन में आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये डिफाइंड है ना। मतलब मैं अगर gx हमारा 0 से 1 तक है, यहाँ पे f of g of x का इनपुट क्या है? gx, और gx कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। अगर 0 से 1 ये fx के डोमेन में आ रहा है, अगर ये डोमेन में आ रहा है तो ये डिफाइंड है, और अगर ये डिफाइंड है तो हम इसके बारे में कंसीडर कर रहे हैं कि ये कैसा दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, -1 प्लस मॉड ऑफ, ओके, अगर gx 0 से 1 तक है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो अगर ये चीज पॉजिटिव और 1 से छोटी है, 1 से अगर छोटी है और 1 से छोटे नंबर में से हम -1 को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये अंदर का कंटेंट नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस जी ऑफ एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, क्यों? सिंस g of x belongs to 0 to 1, hence mod of g of x minus 1 is equal to negative of g of x minus 1। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो ये मॉडुलस के अंदर का कंटेंट नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, सिंपल। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। सो f of g of x आया क्या? f of g of x आया हमारा -g of x। कब? x अगर 0 से 1 तक है तो gx 0 से 1 तक था, और अगर gx 0 से 1 तक था तो f of g of x माइनस gx के बराबर था। gx क्या आ रहा था? 1 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, f of g of x will be x minus 1 and this is the answer। मतलब अगर x 0 से 1 तक है तो f of g of x का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका फंक्शनल फॉर्मूला कैसा होगा? x माइनस 1। जैसे fx का फंक्शनल फॉर्मूला ये था, gx का फंक्शनल फॉर्मूला दूसरा कुछ था, उसी तरह से f of g of x का फंक्शनल फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखाई देगा अगर x 0 से 1 तक के, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। So this is our second question. The question says that if f of x is equals to 1/2 minus tan pi x by 2, और इस फंक्शन की डोमेन दी हुई है -1 से 1 के बीच में, एंड अनदर फंक्शन gx is equals to
स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4x - 4x स्क्वायर, फाइंड द डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x, है ना, इसको तो पहचान ही रहे होंगे, g ऑफ f ऑफ x, इसकी डोमेन बताएंगे, मतलब ये फंक्शन x के कौन से इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, ये बताना है। तो ये फंक्शन जब एग्जिस्ट करेगा, आपकी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वेश्चंस में, आपको लीड क्या मिल रही है ना, हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें। अब देखिए इस फंक्शन की डोमेन दी हुई है, लेकिन इस फंक्शन की डोमेन नहीं दी हुई है, और आपसे इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है, आखिर इसकी डोमेन क्यों नहीं दी गई। अगर इसकी डोमेन दे देता तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता, ठीक है। खैर, अगर आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो आपको इस कंपोजिशन की डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो डिफाइंड कर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए खुद से। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, खुद से 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद ही आप सॉल्यूशन लिखिएगा, या अच्छा रहेगा। ओके, सो वी नो दैट g of f of x is defined when, देखिए f of x जो है वो पूरी तरह से g के डोमेन में होना चाहिए, मतलब f का जो आउटपुट है, f की जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। f of x मतलब f का रेंज, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेंज ऑफ f मस्ट बिलोंग्स इन डोमेन ऑफ g, ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये सेट है इसलिए ऐसे लिखना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो f ऑफ x जो है, मतलब जो हमारा फंक्शन है f की जो रेंज है वो g के डोमेन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो डोमेन ऑफ g, ये हमको मालूम नहीं है, g दिया हुआ, g की डोमेन नहीं दी हुई, तो हम लोग g की डोमेन सबसे पहले फाइंड करेंगे। सिंस सर फॉर डोमेन ऑफ g ऑफ x, ओके, gx की डोमेन के लिए देखिए ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, डोमेन मतलब ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है। ये फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रूट के अंदर का कंटेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट आएगा नहीं। gx कहेगा कि भाई मैं x की हर उस वैल्यू के लिए डिफाइंड हूँ जिसके लिए ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आ जाए। अगर ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रही तो मैं स्क्वायर रूट दे दूंगा, लेकिन अगर आपने अंदर वाली क्वाड्रेटिक को नेगेटिव बना दिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं उसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मैथमेटिकली नहीं है। ओके, सो फॉर डोमेन ऑफ gx 3 + 4x - 4x स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब या तो ये पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो, है ना। 0 रहेगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0, और पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट निकाल देगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x स्क्वायर - 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। आपको मालूम है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाती है। ओके, सो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, 4 3 12, ओके, एंड 6 2 12, और इसका फैक्टराइजेशन हमारा आ गया 2x - 3 एंड 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको बड़ा आसान से मालूम है, इनइक्वालिटीज पढ़ाई गई है आप लोगों को 11th में, ठीक है। नंबर लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। हमको नेगेटिव वाला रेंज ढूंढना है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट्स ने लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज या इस तरह की इनइक्वालिटीज सॉल्व करना नहीं सीखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है 11th एंड 12th मैथमेटिक्स, उसमें 5 या 6 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, 6 लेक्चर्स हैं शायद, वो पूरा लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज पर है, उसमें मैंने अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज सॉल्व करना पढ़ाया है। अगर आप इस इनइक्वालिटीज को हैंडल करना नहीं जानते हैं या भूल गए हों तो आप वहां पर चले जाइए, उसके 5-6 लेक्चर्स हैं, ठीक है। आप उन लेक्चर्स को एक्सेस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आता है तो सबसे बेस्ट है, फिर तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। सो हमको नेगेटिव
इसको ये चीज़ हमारी नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव के लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1/2 से 3/2 तक। यहाँ क्लोज इंटरवल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इज इक्वल टू 0 वाला भी लेना है, तो -1/2 पर 0 होगा और 3/2 पर भी 0 होगा, सो दिस वन इज द इंटरवल। ओके, तो gx की डोमेन ये है -1/2 से लेके 3/2 तक। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके, आई होप यू ऑल आर डन। ये gx की डोमेन है। अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने बात की कि अगर g ऑफ f ऑफ x को, अगर इसको डिफाइंड होना है तो fx को g की डोमेन के अंदर होना चाहिए, और g की डोमेन है ये, मतलब fx जो भी आउटपुट दे, आपने यहां पर x की वैल्यू रखी, ठीक, fx में x की वैल्यू रखी, फंक्शन ने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट दिया, वो आउटपुट g की डोमेन में, g की डोमेन मतलब इसके अंदर ही होना चाहिए, मतलब -1/2 से लेकर के, है ना, -1/2 से लेकर 3/2 के बीच में ही fx को होना होगा। आपने x की वैल्यू रखी, fx की वैल्यू आई, fx की वैल्यू को -1/2 से 3/2 के बीच में ही कुछ होना होगा। अगर f की रेंज g की डोमेन में, यानी कि -1/2 से 3/2 के बीच में नहीं आई, तो ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा g ऑफ f। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, बातें समझी हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, सो बड़ा सिंपल सा काम है, fx को -1/2 से 3/2 के बीच में होना है। मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूं, स्पेस मिल जाएगा। नाउ ओके, सो fx की वैल्यू क्या है, 1/2 -10 πx/2। ये 1/2 इधर चला जाएगा, ये 1/2 इधर चला जाएगा, 1/2 इधर आ गया, -1/2 और -1/2। समझ में आ रही बात? बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज है। आप चाहें तो पूरे में -1/2 ऐड कर दीजिए, यहाँ -1/2 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ -1/2 ऐड करूंगा तो ये वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -10 πx/2, और यहाँ -1/2 ऐड करूंगा तो 3/2 -1/2 1 आ जाएगा। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 हो जाएगा, और इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो माइनस हटा दूं अगर मैं यहाँ से, तब भी बात यही रहेगी। ठीक है, आप देखिए, देख लो यार, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, ये 10 πx/2 हो गया, और ये -1 हो गया, और इनइक्वालिटी की साइन चेंज कर दीजिए। बात तो वही पड़ी, -1 से 1 के बीच में। खैर, अब आपको ये देखना है कि 1 कब होती वैल्यू, 10 π/4 पे, और -1 कब होती है, 10 -π/4 पे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ सोचने वाली बात कि सर π/4 ही क्यों लिखा है, 1 तो 45 पर भी होगी और 135 पर भी होगी, तो आप यहाँ 3π/4 भी लिख सकते थे। बिल्कुल, अब देखिए जरा, अगर मैंने यहाँ 3π/4 लिखा, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, अगर मैंने यहाँ 3π/4 लिखा, ठीक है, तो आप जरा कंपेयर कीजिए, ये पाई और पाई तो कट जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 3/2, ये पाई पाई कैंसिल होगा, ये 2 2 4 आएगा, x की वैल्यू आएगी 3/2, और x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। x कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में। अब समझिए बात को, ये यहाँ ये जो 10 πx/2 है, इसका x, ये किसका पार्ट था, fx का पार्ट था ना, इसका x कहां से कहां के बीच में बाउंडेड है, -1 से 1 के बीच में। अगर आपने यहाँ पर 3π/4 वैल्यू ली, तो उससे x की वैल्यू जो है वो 3/2 आने लगेगी, और x की वैल्यू 3/2 आने लगेगी, तो वो तो इसको एक्सीड कर गया ना, इस इंटरवल के बाहर आ गया। समझ आ रही बात ना, हम ये फंक्शन तो इसी इंटरवल में डिफाइंड है, हमको इस इंटरवल के अंदर ही वो इंटरवल ढूंढना है जहां ये डिफाइंड हो, है ना। तो आप यहाँ 3π/4 नहीं लिख सकते, उसी तरीके से मैं यहाँ -3π/4 भी नहीं लिख सकता। आई होप आपकी बात समझ में आ रही है। यहाँ मुझे π/4 ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ मुझे -π/4 ही लिखना होगा।
यही वजह है कि ये डोमेन यहाँ पर इसकी डोमेन दी हुई है, यही वजह है, ताकि हम यहाँ कौन सी वैल्यू चूज करनी है हमें यही डायरेक्ट करेगा। अब बड़ा आसान सा काम है, दोनों और कंपेयर करके मैं 10 हटा सकता हूँ, यहाँ π/4 आएगा, यहाँ पाई भी हट जाएगा 4। ओके, सो 10 हटा दीजिए, π/4 πx/2 माइनस π/4, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल कर लें, यहाँ पर बचेगा 1 1/2, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1/2। मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1/2 से लेके +1/2। मतलब इस g ऑफ f(x) की डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, -1/2 से +1/2 के बीच में। कैसे कैसे किया हम लोगों ने सबसे पहले gx की डोमेन निकाली, ठीक है, gx की डोमेन, और फिर हम लोगों ने ये कहा कि f(x) ये पूरा फंक्शन, इसका इनपुट कौन है x और इसका आउटपुट कौन है, ये है ना, इसका आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आउटपुट जो है, ये पूरा जो है, ये g की डोमेन के बीच में, g की डोमेन में होना चाहिए, और g की डोमेन कहां से कहां तक आई थी, -1/2 से 3/2 तक। तो हमने बस g ऑफ f(x) की जो डेफिनेशन है कि रेंज ऑफ f मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, हमने जो कंपोजिशन की डेफिनेशन है, बस उस डेफिनेशन को अप्लाई किया है कि जो fx की रेंज है वो g के डोमेन में, g के डोमेन के अंदर होनी चाहिए, g का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब fx का जो आउटपुट है -1/2 से 3/2 के बीच में ही कुछ आना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। और इसको हम सॉल्व करते हुए चले तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है कि यहाँ 1 की वैल्यू क्या पुट की जाए। अब कंपेयर करके 10 हटाना है तो 1 की वैल्यू मुझे 10 के टर्म्स में ही रखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ 10π/4 लिखा। अब यहाँ 3π/4 क्यों नहीं लिखा, यहाँ -3π/4 क्यों नहीं लिखा, वो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। एंड इन दिस वे वी गॉट द इंटरवल फॉर x, एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so our next question is, that is question number 3rd is, if f(x) is equal to sin square x plus sin square x plus π/3 plus cos x into cos of x plus π/3 and g of π/4 is equal to 1, then find g of f(x). क्वेश्चन अच्छे समझिए, वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप 10 क्वेश्चंस मैथ्स में लगा रहे हैं, आपसे 10 नहीं लगे, तब भी आपको कभी परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा यही देखना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, हमने उसे लगाना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में लीड क्या है, हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, कोई तो हिंट दिया होगा जहाँ से हम इनिशिएट कर सके क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो जानने के लिए हमें क्या लाना होगा या किस डायरेक्शन में चलना चाहिए मैथमेटिकल तरीके से, ये सारे सवाल आपको सोचने चाहिए। जैसे यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए इसे, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई लीड कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से बातें सोचिए, तो उस तरह से दिमाग आंसर सोचेगा। अगर आप पूरा फाइनल आंसर तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप कहाँ तक क्वेश्चन को सही लेकर के गए थे, ठीक है। हमेशा मैथ्स में पॉजिटिव साइड ही देखी जाती है, कभी नेगेटिव साइड ही देखी जाती है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने लगाना शुरू किया, अगर आपने लगा दिया है द बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपसे नहीं लगाया तो आपको हमेशा ये देखना है कि मैं सही डायरेक्शन में, मुझसे कहाँ तक वो क्वेश्चन सही लगा था। अगर मुझसे बिल्कुल सही नहीं लगा था तो क्या मैंने क्वेश्चन के बारे में सही सोचना शुरू किया था, क्या मेरे दिमाग में जो लीड आई थी कि क्वेश्चन इनिशिएट कहाँ से करना है, कैसे सोचना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या वो बात मैंने सही सोची थी। अगर उतना भी आपने सही सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो भी नहीं तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं ढंग से, ठीक है। अगर आपने क्लासेस अच्छे से की हैं, थ्योरी आपकी अच्छी है, तो आपको इनिशिएटिव ज़रूर मिलेगा। इनिशिएटिव अगर मिल रहा है तो एक स्टेप तो क्रॉस हो गया, उसके बाद आप उस डायरेक्शन में काम कीजिए, उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, आप ज़रूर थोड़ी दूर तक जाएंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते फाइनल आंसर तक। सो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप। एफ(x) देखिए, एफ(x) की डोमेन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एफ(x) की डोमेन अगर हमसे पूछता भी है तो देखिए, ये sin x, ये भी sin और ये cos, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें हर टर्म अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन sin cos की डोमेन क्या होती है, -∞ से +∞, है ना। आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ रखा है इसे। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है डोमेन के बारे में सारी।
तो इसकी डोमेन अगर हमसे पूछी जाएगी तो -70 ये भी और सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ये भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ये भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो इनका सम भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ओके, g ऑफ पाई बाई 5/4 इज इक्वल टू 1। ये बड़ा अजीब है, मतलब g ऑफ x नहीं दिया, g ऑफ 5/4 दिया है ना, और हमसे पूछा g ऑफ f ऑफ x। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर करने वाला है, मतलब fx का जो आउटपुट होना चाहिए वो g का इनपुट है ना। अगर ये डिफाइंड है तो fx का आउटपुट g का इनपुट होना चाहिए, और g का इनपुट, g की डोमेन कुछ दी ही नहीं है, g को बस एक ही डोमेन पर, एक ही पॉइंट पर डिफाइन किया गया। कौन से पॉइंट पे? 5/4। मतलब मैं g की वैल्यू तभी बता सकता हूं जब मुझको इनपुट 5/4 मिले, बस इतना ही मालूम ही हमें, इतना ही इंफॉर्मेशन ही दी गई। तो इसका मतलब fx की रेंज, मतलब fx का आउटपुट क्या आएगा? 5/4 ही आएगा। ये fx 5/4 आएगा, और जब ये 5/4 आएगा तो g ऑफ 5/4 आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर 1 आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ठीक है, हम लोग फटाफट सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, सो fx को देख लीजिए, fx दिया हुआ है sin² x। मुझे इसी को सॉल्व करना है और देखना है कि ये है क्या। sin² x प्लस π/3। तो आपको मालूम है sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b और इसका होल स्क्वायर प्लस cos x, और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos π/3 माइनस sin a sin π/3। सो नेक्स्ट, f of x is equals to sin² x plus cos π/3 की वैल्यू 60 1/2 होती है, sin π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका होल स्क्वायर प्लस cos x इंटू cos π/3 की वैल्यू 1/2, sin π/3 की वैल्यू √3/2। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, cos x/2 है ना, 1/2 आएगा, माइनस √3 sin x बाई, नहीं ये √3/2 है। ओके, sin² x प्लस ये 1, ये अपॉन में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 कॉमन है, 1/4। यहाँ बचा sin x प्लस cos x अंडर √3 होल स्क्वायर कर लीजिए, sin² x प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा √3 का स्क्वायर 3, cos x का स्क्वायर cos² x प्लस 2ab। ये 2 मैंने बाहर ले लिया स्क्वायर करके, तो 2 √3 sin x cos x प्लस इसको कर लेते हैं, ये cos का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, cos² x/2 माइनस √3/2 sin x cos x। सही है। अच्छा, अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए ये 1/4 हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पे 1/4 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1/4 करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होकर √3/2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए √3/2 sin x cos x और ये √3/2 sin x cos x, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये sin² x, ये sin² x, ये दोनों ऐड होगा, 1 और 1/4 5/4 हो जाएगा। आई नीड अ स्पेस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ना थोड़ा सा इरेज करना। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो ये sin² x प्लस ये आ जाएगा हमारा 5/4 sin² x प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए, cos² x/2 और 3 cos² x/4, इसको ऐड करेंगे तो 5/4। एंड यस, हमारा गेस सही था, 5/4 कॉमन ले लीजिए, sin² x प्लस cos² x 1 हो जाएगा। मतलब fx क्या है? ये एक्चुअली एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू क्या है? जैसे sin² x प्लस cos² x 1 होता है, उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या है? 5/4 है। तो ये डायरेक्ट ना दे करके एक एक्सप्रेशन दे दिया था, ताकि स्टूडेंट उलझे रह कर ये कह दिया मैंने इसकी डोमेन रेंज कुछ दी हुई है। बिल्कुल सीधे, अगर अब हमारा fx 5/4 है, ये पूरा 5/4 है एक्चुअली, और अगर ये 5/4 है तो g ऑफ 5/4 क्या होगा? 1 होगा, which implies that g of f of x is equal to g of 5/4 is equal to 1. Okay, so I wish
आई होप कि आपको ये सब बातें बहुत अच्छी समझ में आ रही है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So this one is our next question, question number 4. The question says that let f be a function whose domain is of an open interval of 2 to 3 and whose range is an open interval of from 0 to 1. And this function be defined as fx is equal to x minus greatest integral part of x. अगर आप लोगों ने 11th में लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ा है, तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एक्चुअली क्या है? ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अगर आप नहीं, ठीक है, हम यही मान के चलते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है. देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है. तो इनवर्स फाइंड करने में आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. सो अगर आप देखें तो x कहाँ से कहाँ तक है? फॉर x belongs to 2 से 3. अगर x 2 से 3 तक बिलोंग कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है, जैसे 2.1, 2.2, 2.5. तो 2.1, 2.2 ऐसे किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट हमेशा क्या है ना? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद कीजिए, 2 से 3 के बीच में उसका आउटपुट हमेशा 2 रहता है. सो देन for x belongs to 2 से 3, fx क्या हो जाएगा? fx is equal to x minus, अगर x 2 से 3 के बीच में है तो ये तो 2 से 3 के बीच कुछ भी हो सकता है x, लेकिन ये 2 से 3 के बीच में हमेशा क्या रहेगा? 2. तो इस इंटरवल के लिए मैं fx को ऐसे भी लिख सकता हूं. इनवर्स निकालना बड़ा आसान. x की जगह f इनवर्स x रख दीजिए. अब y मान के भी लगा सकते हैं, जैसे लगाते हैं, ठीक है. x की जगह मैंने f इनवर्स ऑफ x रख दिया है. किसी फंक्शन को जब उसके इनवर्स के साथ कंपोज करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है x. ये -2 इधर आ जाएगा और f इनवर्स x क्या आ गया? मतलब f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2. इतना सिंपल है ना? ठीक है, कोई बात नहीं. बिल्कुल ये सब क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं. Just take a screenshot of this. Okay, so our next question is question number 5. If f of x is equals to sin x plus cos x, यहाँ ये sin x plus cos x लिखा हुआ है, and g of x is equals to x square minus 1, then find the domain in which this composition is invertible. क्वेश्चन बार बार पढ़िए, समझिए, वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. कोई फंक्शन इनवर्टिबल का होता है जो वो 1 1 on 2, मतलब मुझे ये कंडीशन, हमको ये प्रूव करना है, हमें वो डोमेन बतानी है, मतलब x का कौन सा इंटरवल चूज करें जहां ये इनवर्टिबल हो, यानी कि जहां ये 1 1 on 2. तो हमको ये देखना है कि ये 1 1 on 2 कहाँ है. जिस इंटरवल में ये 1 1 on 2 होगा उस इंटरवल में इन्वर्टिबल हो जाएगा. सिंपल. तो ये लीड है हमारी क्वेश्चन की, हम यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं. ऑन टू प्रूफ करने के लिए तो कोई पंगा है नहीं. क्यों? जो इसकी रेंज आएगी हम उसी को कोडोमेन बता देंगे. अगर रेंज और कोडोमेन बराबर, भाई फंक्शन को डिफाइन करना हमारे ऊपर है. f फ्रॉम a टू b. मुझे अगर मैंने इस कोडोमेन वाले सेट की जगह इस फंक्शन की रेंज लिख दी तो फंक्शन ऑन टू हो गया. सिंपल. तो ऑन टू प्रूफ करने में प्रॉब्लम नहीं है. इसको ऑन टू दिखाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको 1 1 दिखाना ऑब्जेक्टिव है. हमको ये देखना है कि ये 1 1 कहाँ, ऑन टू तो ये हो ही जाएगा. ऑन टू किसी फंक्शन को ऑन टू बनाना ना बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किसी फंक्शन को 1 1 बनाना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता. आपको ये देखना होता है कि वो फंक्शन 1 1 कहाँ है. 1 1 के लिए आपको याद होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है ना, वो ठीक है. सो हमें अगर देखना है कि x का वो कौन सा इंटरवल है जहाँ ये इन्वर्टिबल है, तो हमें ये देखना है कि x के किस इंटरवल के लिए 1 1 on 2 है. ऑन टू बताना जरूरी नहीं है, हमें ये देखना है कि x के लिए किस इंटरवल ऑफ x के लिए ये फंक्शन 1 1 है. तो सबसे पहले हम देख लें कि g of f of x है क्या.
तो देखिए gx में x की जगह fx रख देना है, तो हो जाएगा f ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 1। x की जगह मैंने fx रख दिया, fx की वैल्यू है sin x प्लस cos x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2ab आएगा, 2 sin x cos x। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा sin 2x। ये आ गया हमारा g ऑफ f ऑफ x। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब हमको ये देखना है कि ये फंक्शन 1 कहाँ है। देखिए ऑन टू का कोई पंगा नहीं है, मैं आपको मालूम है ये साइन थीटा है, साइन थीटा का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में। मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा g ऑफ f ऑफ x, ये डोमेन इसका, और मैं यहाँ लिख दूंगा और इसका कोड डोमेन क्या लिख दूंगा, -1 से 1, सॉरी ऐसे लिख दूंगा। तो अगर मैंने कोड डोमेन की जगह रेंज लिख दिया तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। तो ऑन टू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन टू तो हमारे पर डिपेंड करता है, हमको ये जानना है, ये इसीलिए डोमेन के बारे में पूछा है। x के कौन से इंटरवल के लिए ये फंक्शन 1 होगा, यानी कि मतलब इन्वर्टिबल होगा, यानी कि 1 ऑन टू होगा। ऑन टू प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्रॉब्लम है। हमें ये फाइनली हमें ये देखना है कि ये फंक्शन x के किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन 1 है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा काम है, जरा इसका ग्राफ बना लेते हैं sin 2x का फटाफट से। साइन थीटा का ग्राफ आपने 11th में पढ़ा है, तो बेसिक सी ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए जैसे sin x का ग्राफ होता है वैसे ही sin 2x का भी ग्राफ होता है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कि आप जानते हैं कि sin x का ग्राफ कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेरी ग्राफ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हाँ ये sin x का जैसा ग्राफ बनाया है। ओके, तो ये sin 2x का ग्राफ है। sin x 1 कहाँ होता है, sin x 1 होता है x इक्वल टू π/2 पे, यानी ये π/2 होना चाहिए, ये π/2 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू π/4 होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है ये होगा π/4, ठीक है। ये तो 0 ही है, ये वाला पॉइंट -1 कहाँ होगा, ये सॉरी -1 कहाँ होगा, sin x -1 कहाँ होता था, -π/2, ये -1 होगा। यहाँ x की वैल्यू क्या रखूं कि ये -π/2 हो जाए, x की वैल्यू -π/4 रखेंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, यानी कि -π/4। और आगे भी ये 0 कहाँ हो जाएगा, sin x 0 कहाँ होता था, 0 पर होता था, फिर पाई पर होता था, है ना। x की वैल्यू अगर मैं π/2 रखूंगा तो π/2 और ये और 2, x की वैल्यू अगर मैं π/2 रखूंगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई आएगा, और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि x की वैल्यू जब मैं यहाँ पाई रखूंगा, सॉरी π/2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये π/2 है। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट -π/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो वो हो गया हमारा -3π/4, और ये वाला पॉइंट जो आएगा हमारा ये हो जाएगा आपका, है ना, 3π/4। इस तरीके से आता रहेगा। अब देखिए हमको इस sin 2x वाले ग्राफ का वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जहां पर ये 1 1 हो, 1 1 हो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक ही बार कट करें ग्राफ को। अब देखिए आप यहां से लेकर के यहां तक का जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहां से लेकर के यहां तक का भी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहां से लेकर के यहां तक का भी जोन, मतलब या तो ये ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब कहां से कहां तक, -3π/4 से -π/4 तक, तब भी फंक्शन जो है आपका 1 1 रहेगा। अगर इतनी ही ब्रांच आपने सेलेक्ट की तो ग्राफ मैक्सिमम कितने जगह कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा, वही बात है, ठीक है। अगर आप -π/4 से +π/4 तक सेलेक्ट कर लिए तब भी ग्राफ 1 1 रहेगा। अगर आप π/4 से 3π/4 तक सेलेक्ट कर लीजिए तब भी ग्राफ 1 1 रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये फंक्शन बहुत सारे इंटरवल्स के लिए इन्वर्टिबल है, मगर मैं इनमें से कोई भी एक, ये क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव रहा होगा जब भी कहीं पूछा गया होगा या जहां से भी ये क्वेश्चन आपने पुट किया है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप एक जनरल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लियरली
फ्रॉम द ग्राफ g of f of x is invertible for x belongs to, देखिए -π/4 से -π/4 को इंक्लूड करना होगा +π/4, सिंपल। ठीक है, हम इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने एक इंटरवल सेलेक्ट करके लिख दिया है, आप ये वाला इंटरवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ये वाला इंटरवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंटरवल। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि यही एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर आंसर है। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ इंटरवल बहुत सारे आएंगे, आप -3π/4 से -π/4 भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर सही है, बट मैंने एक पर्टिकुलर आंसर लिख दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि x की कौन से इंटरवल के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी कि 1 1 ऑन 2 है, यानी कि 1 1 है। इस पोर्शन में फंक्शन 1 1 है, इस पोर्शन में फंक्शन 1 1 है, इस पोर्शन में 1 1 है। हम इनमें से कोई भी पोर्शन लिख लें। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so our next question is question number 6. For x belongs to all real numbers except 0 and 1. है ना? Let f1x is equal to 1 by x, इसको reciprocal function कहते हैं, आप जानते हैं। f2x is equal to 1 minus x, this is a linear function, and f3x is equal to 1 upon 1 minus x. Be 3 given bijective functions, मतलब ये तीन functions दिए गए, तीनों bijective हैं, और इन तीनों के लिए x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 क्यों नहीं? अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और 1 क्यों नहीं? अगर 1 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के चक्कर में 0 और 1 को एक्सक्लूड किया गया है। ये बात एकदम ऑब्वियस ही है, और ये तीनों बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे। ये नहीं भी दिया रहता तो ये आप खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते थे। खैर, इफ एन अनदर फंक्शन jx सेटिस्फाइज, एक कोई दूसरा फंक्शन है jx, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या? f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x, ये कंपोजिशन की गई है तीन फंक्शंस की। कौन कौन सी? f2, f1 और j की। ठीक है, और अगर इन तीनों कंपोजिशन का रिजल्टेंट f3x है, मतलब थर्ड फंक्शन ये, देन फाइंड jx। वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा लीड समझ लीजिए। अगर आपको लीड दिखाई दे रही है तो सबसे बढ़िया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लीड नहीं मिल रही है, अगर आपको इनिशिएटिव नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये कंडीशन गिवन है और हमें jx चाहिए, j ऑफ x, ये फंक्शन चाहिए। अगर मैं यहाँ से f1 हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से f2 हटा दूँ, तो क्या बचेगा? j। तो हम क्या करने वाले हैं, मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि मैं इधर f2 इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों साइड, इधर भी f2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी f2 इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करना नहीं सर मैं मैट्रिक्स में चला गया। हम कंपोजिशन करेंगे f2 इनवर्स का इधर भी और f2 इनवर्स का इधर भी, दोनों साइड कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, तो f2 इनवर्स और f2 का जब कंपोजिशन होगा तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। फिर हम f1 इनवर्स का इधर राइट से f1 इनवर्स का दोनों साइड कंपोजिशन करेंगे। तो f1 इनवर्स और f1 का कंपोजिशन करेंगे तो फिर आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा j। तो उसके बाद हमें जैसे यहाँ लास्ट में j बचेगा, यहाँ RHS में जो भी बनेगा वो हमारा j ऑफ x हो जाएगा। देखिए, अगर मेरी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया हो तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से थोड़ा सा। सिंस f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल्स टू f3 ऑफ x। ओके, हम लोग दोनों साइड कंपोजिशन ले रहे हैं f2 इनवर्स ऑफ x। ओके, कंपोजिंग बोथ द साइड बाय f2 इनवर्स ऑफ x। f2 इनवर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x इज इक्वल टू f2 इनवर्स ऑफ, है ना सर? f2 इनवर्स आपको कैसे मालूम कि f2 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। यहाँ f1, f2 और f3 तीनों को बाइजेक्टिव फंक्शन बताया, और अगर बाइजेक्टिव है तो तीनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर तीनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं किसी भी फंक्शन का LHS RHS में, अगर कोई हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन है जैसे कि ये, तो मैं किसी भी फंक्शनल इक्वेशन में LHS RHS में किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन कर सकता हूँ। ओके, बस ये ध्यान रखना है हमको। आपको ये याद होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है।
उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप F2 इनवर्स की कंपोजिशन इधर लेफ्ट से करा रहे हैं तो यहां पर भी लेफ्ट से ही कराइएगा, राइट से मत कराइएगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ g ऑफ x, अगर यहां मैंने f की कंपोजिशन g पर लेफ्ट से कराई है और g ऑफ f ऑफ x यहां मैंने f की कंपोजिशन राइट से कराई, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि इक्वल होंगे, क्योंकि कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। इसलिए अगर आप लेफ्ट से कंपोजिशन करा रहे हैं तो दोनों साइड लेफ्ट से कराइए, अगर आप राइट से कंपोजिशन करा रहे हैं तो दोनों साइड राइट से कराइए। खैर, ओके, तो चूंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो मैं F2 का इसके साथ कंपोजिशन लेने के बजाय मैं F2 का पहले इसके साथ कंपोजिशन ले रहा हूँ, और F2 और F2 इनवर्स का जब मैं कंपोजिशन लूंगा तो मुझको मिलेगा क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन IX। आपको मालूम है कि ये कौन है? अरे आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो इनपुट वही आउटपुट। क्या? तो IX का हमको कंपोजिशन लेना है। ये F2 और F2 इनवर्स कंपोज होकर के आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। बचा क्या? J ऑफ F1 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ एज इट इज छोड़ दे रहे हैं हम, F2 इनवर्स ऑफ F3 ऑफ x। अब आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ कंपोज होकर के वही फंक्शन दे देता है। कहाँ बताऊं? ये सब बातें डिस्कस करने वाली नहीं है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई आइडेंटिटी फंक्शन है, आई लिख दे रहा हूँ इसको, आइडेंटिटी फंक्शन x कोई आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो इनपुट है वही आउटपुट है, और मुझे इसका कंपोजिशन करना है fx के साथ। fx को मैं लिख ले रहा हूँ sin x। जब मैं i ऑफ fx करूंगा, i का f के साथ कंपोज करूंगा, तो x की जगह fx, इसका क्या मतलब हुआ? i ऑफ f ऑफ x, तो x की जगह आपको fx रख देना है, मतलब x की जगह sin x रख देना है, तो क्या आएगा? sin x आएगा। तो क्या है एक्चुअली? fx ही आ गया। तो जब आप आइडेंटिटी फंक्शन का किसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं तो वही फंक्शन आ जाता है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी मैंने, ठीक है, थोड़ा सा भूल लिया इस पर। ऑनलाइन क्लास में यही इशू है, अगर दिमाग में आ जाता है कि हाँ पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप भूल तो नहीं गए, तो उसको बताना पड़ जाता है। इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, कभी कभी उबाऊ भी हो जाती है। खैर, थोड़ा सा झेल लिया कीजिए। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन जब j के साथ कंपोज होगा तो j ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शन को इरेज कर दिया। आइडेंटिटी और j कंपोज होकर के j ही आ गया। ठीक, ओके, आई नीड सम स्पेस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। होप यू आर डन। मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, नहीं, हाँ क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा। 1/x 1 - x 1/1 - x। ओके, ओके, अब हम लोग दोनों साइड जो है ना, अब हमको ये F1 हटाना है, F2 हटा दिया हमने, अब हमको F1 हटाना है। दोनों साइड हम F1 इनवर्स से कंपोजिशन करेंगे, कंपोजिंग बोथ द साइड बाय F1 इनवर्स ऑफ x, J ऑफ F1 इनवर्स ऑफ x। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक और ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं, इज इक्वल्स टू F2 इनवर्स ऑफ F3, इधर भी ना F1 इनवर्स ऑफ x। मैंने यहां भी F1 इनवर्स से कंपोजिशन की, यहां भी F1 इनवर्स से कंपोजिशन की। अब ये क्या हो जाएगा? हमको मालूम है कि कंपोजिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो मैं F1 का इसके साथ कंपोजिशन ना करने के बजाय F1 का इसके साथ, F1 इनवर्स के साथ कंपोजिशन कर ले रहा हूँ। जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स के साथ कंपोज होता है तो आइडेंटिटी फंक्शन देता है। ये हो जाएगा J ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, I फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, में बार बार बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है ना यार? ठीक है, सो J ऑफ IX इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा F2 इनवर्स ऑफ F3 ऑफ F1 इनवर्स ऑफ x। अच्छा,
कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोज होकर के वही फंक्शन खुद आ जाता है, यानी कि हो गया हमारा j ऑफ x इज इक्वल्स टू f2 इनवर्स ऑफ f3 ऑफ f1 इनवर्स ऑफ x। ये हमारा आंसर है, मतलब यहीं से हमारा आंसर आएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मैं नीचे कहीं से इरेज कर दे रहा हूँ। अब हमको बस वो कंपोजिशन क्लियर कर देनी है, हमको j ऑफ x मिल जाएगा। हमको बस ये कंपोजिशन क्लियर कर देनी है तो हमको j ऑफ x मिल जाएगा। तो देखिए हमको F2 इनवर्स चाहिए, F3 तो मालूम है, F1 इनवर्स चाहिए और F2 इनवर्स चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं ना। F1 क्या था, F1x था 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, F1 इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको y मान लीजिए, x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो F1 इनवर्स भी क्या आएगा, 1/x ही आएगा। ठीक है, आई होप इनवर्स फंक्शन इनवर्स आपको निकालने आता हो। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, y मान करके इनवर्स निकाल लीजिए, तो F1 इनवर्स ऑफ x विल बी 1/x। अच्छा, F2 इनवर्स चाहिए, तो F2x क्या था, F2 ऑफ x था हमारा क्या, 1 - x था F2, वही इसको y मान लेंगे, x इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो F2 इनवर्स x भी 1 - x ही है। ठीक है, मैं क्या करूँ, ये फंक्शन खुद अपने इनवर्स खुद ही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा है। ओके, नाउ अब बड़ा सिंपल है, F2 इनवर्स की वैल्यू और F1 इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 j of x is equals to what should I say mean, okay, तो F2 इनवर्स, पहले हम F2 इनवर्स और F3 का कंपोजिशन कर ले रहे हैं और F1 इनवर्स को बाद में करेंगे। F2 इनवर्स ऑफ x, F2 इनवर्स ऑफ x 1 - x था, 1 - x ऑफ, देखिए हमको पहले F2 इनवर्स ऑफ F3x चाहिए। ओके, और उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन करेंगे F1 इनवर्स x के साथ। पहले मैं इन दोनों की कंपोजिशन कर रहा हूँ, इतना लिखने की नीड नहीं है, पहले मैं इन दोनों की कंपोजिशन कर रहा हूँ, आप इधर मत देखिए, इन दोनों की मैं पहले कंपोजिशन कर रहा हूँ। मतलब F2 इनवर्स का इनपुट F3x कर देना है। F2 इनवर्स क्या है, 1 - x, तो 1 - x की जगह F3x लिख देना है, सिंपल। ये हो गया हमारा F2 इनवर्स ऑफ F3, ये हो गया हमारा, ये दोनों कंपोजिशन करने पर ये आ गया। F3x क्या आएगा, F3x क्या था याद कीजिए, 1/1 - x था। F3x क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/1 - x था। ये हमारा सॉल्व, इन दोनों की कंपोजिशन कर रहा हूँ अभी, इसको सॉल्व कीजिए, 1 - x, ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑफ F1 इनवर्स ऑफ x, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब लिखने की नीड नहीं है, बस समझाने के लिए इतना ऐसे किया जा रहा है। 1 - x का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 - x - 1/1 - x, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, -x अपॉन, अच्छा -x/1 - x आ गया। ये कोई फंक्शन, इन दोनों का कंपोजिशन करने पर ये फंक्शन आया। अब इस फंक्शन की कंपोजिशन करनी है आपको F1 इनवर्स के साथ। ठीक है, तो F1 इनवर्स क्या आया था हमारा, F1 इनवर्स आया था 1/x, मतलब इसमें जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां F1 इनवर्स x आ गया। देखिए ध्यान से, ये सब समझने वाली बात है। यहाँ x की जगह मुझे F1 इनवर्स x लिख देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। आई होप आपने ये सब नोट कर रखा हो, स्क्रीनशॉट ले रखा हो। सो ये हो जाएगा हमारा j ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ F1 इनवर्स हो जाएगा, माइनस F1 इनवर्स x अपॉन 1 - F1 इनवर्स x। F1 इनवर्स x क्या था, 1/x था, वैल्यूज पुट कर लीजिए, -1/x अपॉन 1 - 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका -1/x अपॉन x - 1/x
देखिए x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन, ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है, याद कीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये कौन सा फंक्शन था, याद कीजिए, ये f3x ही था। तो jx और कुछ नहीं बल्कि f3x ही है। दिस इज आवर आंसर। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। j ऑफ x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, यानी कि f3x है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई विश कि, आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हो ना कि परेशान हो रहे हो क्वेश्चंस को देख करके। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए आज की क्लास में। आई एम ग्लैड कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग बुक सॉल्व कर रहे हैं और डाउट्स पूछ रहे हैं। अभी भी अगर आपके डाउट्स हों, आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, डजेंट मैटर, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, दिशा, दिनेश खट्टर, अरिहंत, जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज़ पूछा कीजिए। आई होप कि आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो डिस्कस हुए हैं, वो आप लोगों को समझ में आए हों, उन स्टूडेंट्स को समझ में आए जिन्होंने पूछा था, ठीक है। फर्दर जो हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस, अगर उनमें भी आपके डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।